जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी। दोस्तों, यांत्रिकी में हम 64 प्रश्नों को पहले हल कर चुके हैं। कितने प्रश्न देख चुके हैं? 64 प्रश्न। अगर आपने 64 प्रश्न नहीं देख लिए तो इस क्लास के बाद उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में लौट कर यही प्रश्न आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 64 प्रश्न है और ये लगभग 94 प्रश्न है, जिनको हम एक एक करके पूरा कर लेंगे। और प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको मिस मत करना। दोस्तों, ये बुक है दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई बुक है। दोस्तों, अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। 65 नंबर प्रश्न है, तुल्यकाली उपग्रह के परिणाम की अवधि होती है। क्या पूछा हुआ है? तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि पूछी हुई है, तो वो क्या होती है? 24 घंटे। 24 घंटे अवधि होती है। अगला प्रश्न क्या है? किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किमी। 36,000 किमी इसकी ऊंचाई होती है, याद रहेगा। 36,000 किमी पर जो पृथ्वी के समान उपग्रह है वो सेट किया जाता है और पृथ्वी के साथ साथ चलता है वो उपग्रह, तो इसलिए 24 घंटे उसकी परिक्रमण गति हो गई। अगला प्रश्न है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि दोस्तों पैराशूट तो धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन पत्थर तो एकदम नीचे आ जाता है। तो पैराशूट धीरे धीरे क्यों आता है? तो पैराशूट धीरे धीरे क्यों आता है नीचे? तो याद रखना, वो आता है इसलिए पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। यानी कि जो पैराशूट आ रहा है तो इसमें वायु लगेगी, इसमें क्या लगेगी? वायु, जो इसको रोकती है। लेकिन ये पत्थर का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, वो सीधे वायु को चीरता हुआ आ जाता है नीचे को। अगला प्रश्न है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार हमसे पूछा है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही है, यानी कि फ्री होकर गिर रही है, तो उसका भार पूछा हुआ है। तो उसका भार क्या होगा? तो वो शून्य होता है। जब उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण लगेगा ही नहीं तो वस्तु का तो भार शून्य रहेगा। लेकिन याद रखना, द्रव्यमान वही रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? वही रहता है। प्रश्न अगला है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? जो पेंडुलम है उसे अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समावधि क्या होगी? बढ़ेगी। समावधि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है। पृथ्वी की तुलना में कम है। क्यों कम है? जैसे अगर यहाँ का भार कोई मानव यहाँ पर तुल कर जाए और चंद्रमा पर तुलेगा तो उसका 1/6 भार रह जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर पृथ्वी पर 6 kg है तो वहाँ पर 1 रहेगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो वो गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पर, तो तभी तो हमारा वायुमंडल रुका हुआ है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, अगर कोई व्यक्ति तराजू पर खड़ा है, वो फिर सांस ले रहा है गहरी करके, खूब पेट भर के सांस ले रहा है, तो क्या होगा? तो उसका अंदर लेगा तो तराजू की रीडिंग घटेगी। तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल। बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है ये पूछा हुआ है। यानी कि बल का मात्रक पूछा है तो F बराबर ma होता है इसका मात्रक। F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर ma होता है, ये तो सूत्र सभी को पता होगा, रटा होगा। F बराबर ma, फादर इजिकल टू माँ, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का होता है, याद रहेगा, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उससे क्या आशय है? तो उससे क्या आशय है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। यानी कि ऊर्जा को हम ना ही रोक सकते हैं, ना ही ऊर्जा का हम विनाश कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य है। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यानी कि जो वायु शक्ति है, यानी कि वायु चलती है तो आपने देखा होगा पवन चक्की से ऊर्जा बनती है। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। जब पवन चक्की पर
वायु लगती है तो पवन चक्की क्या करती है, गति करती है। जब गति करती है तो क्या बनता है, उससे विद्युत ऊर्जा बनती है। तो याद रखना गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दी है। अगर आपसे पूछ लिया है विद्युत मोटर, तब विद्युत मोटर क्या होगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ये 2 प्रश्न हो गए, याद रहेंगे। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की। हमसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज, तो ये तो सभी को पता है, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। अगला प्रश्न है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें भंडारित ऊर्जा पूछी है, उनमें यानी कि स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो याद रखना स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि रुकी हुई ऊर्जा है तो हम उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट या फिर स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तब याद रखना ग्रेफाइट एक स्नेहक है। इस प्रश्न को आप भी बार बार पढ़ते होंगे, स्नेहक क्या है, ग्रेफाइट एक स्नेहक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। हमसे पूछा हुआ है क्षयकारी बल, इनमें से कौन सा बल जो है क्षयकारी है, तो वो है घर्षण बल। क्षयकारी का मतलब कि बल का नाश हो, यानी कि बल ज़्यादा लगे, तो घर्षण बल है तो उसमें बल क्षयकारी है। घर्षण बल क्या है, क्षयकारी है। अगला प्रश्न है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। जो सड़क पर चलता है उस बैलगाड़ी के पहियों की जो गति होती है, यानी कि जो गति है, जैसे पहिए गति कर रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण है। तो हमसे पूछा हुआ है किसका उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण है, तो वो है स्थानांतरी और घूर्णीय गति। स्थान पर ही गति कर रही है, यानी कि जो धुरालट की धुरी होती है उस पर तो गति कर रही है, लेकिन कौन सी गति कर रही है, घूर्णीय गति कर रही है। घूर्णीय गति कर रही है तो वो है स्थानांतरी और घूर्णीय गति। दोस्तों अगला प्रश्न है फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण, तो याद रखना फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। फ्रिक्शन कोण रिपोज कोण एक दूसरे के समान होते हैं। अगला प्रश्न है पहिए में बॉल बेरिंग का काम कौन करता है। पूछा हुआ है पहिए में बॉल बेरिंग का काम, बॉल बेरिंग का जो काम करता है पहिए में वो कौन करता है, वो करता है गतिज। पहिए में बॉल बेरिंग का काम पूछा हुआ है, तो याद रखना गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। गतिज घर्षण है उसको बेलन के घर्षण में बदलना, ये बॉल बेरिंग का काम करता है। प्रश्न नंबर अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। अब हम सड़क पर तो आराम से चलते हैं लेकिन बर्फ पर नहीं चला जाता, क्योंकि बर्फ पर घर्षण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बर्फ पर नहीं होता है घर्षण। तो इसका आंसर क्या होगा, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, यानी कि उस पर कोई घर्षण नहीं लगता, हम आराम से रपट जाते हैं, बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन सड़क पर हमारा पैर एकदम जम हो जाता है, तब हम उस पर बल लगाते हैं तो हमारा शरीर आगे को बढ़ता है। तो आंसर इसका सी होगा आंसर। दोस्तों इस क्लास में 82 प्रश्नों तक हल कर लिए हैं, यानी कि 1 से लेकर हमने 82 प्रश्न आज के हल कर लिए। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।